तो गाइज हाउ आर यू डूइंग सो। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लुओ फैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाओ यू वहाँ पर आ चुका होता है और उसने लुओ फैंग के ऊपर काफ़ी सारे हमले कर भी दिए थे धोखे से। लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फैंग का गार्ड दायलन उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। साथ ही देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ गार्ड भी मौजूद थे जो कि जैसे ही इस हलचल को देखते हैं तो फिर तुरंत ही यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर जाओ यू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी कर रहे थे। लेकिन अभी भी उसके दिल में लुओ फैंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेट भरा हुआ होता है और कह रहा होता है कि तुम मुझे एक बार यहाँ से हटने दो, क्योंकि अगर एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो गया तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और याद रखना कि जो कुछ भी होगा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस मैं खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना होगा सिर्फ कुछ देर के लिए। लेकिन तभी वो गार्ड गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी तो हड्डी पसलियाँ तोड़नी पड़ेंगी क्योंकि तुम हद से ज़्यादा बोल रहे हो। लेकिन तभी लुओ फैंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ काफ़ी सिंपैथी से आगे बढ़ता है और कहने लगा होता है कि मैं भी एकदम तुम्हारी ही तरह हूँ और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ही मैं भी अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं पूरे तरीके से डेडिकेटेड हूँ। उसके बाद अभी जाओ के दिमाग के ऊपर से निकल रही होती है, वो लुओ फैंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन फिर भी लुओ फैंग उसे समझा रहा होता है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करोगे तो फिर इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इन दी एंड तुम्हारे और मेरे बीच में एक ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट ही होएगा और हमारी दोनों ट्राइब्स के बीच में भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ही होएगा और इससे किसी का फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों को ही सफ़र भी करना होगा। हालांकि यहाँ पर जाओ यू लुओ फैंग की आंखों में नहीं दिख रहा होता और कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि लुओ फैंग की बात एकदम सही भी है। तभी वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी ट्राइब के लिए फ़ाइट करनी है तो फिर अपनी इस पावर का इस्तेमाल सही ढंग से करो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फाइट करेंगे जर्ग से, मॉन्स्टर से और भी काफ़ी सारी कुछ फॉरेनर एंटिटीज़ हैं जिनके साथ में हमें फ़ाइट करना होगा। लेकिन इसके लिए तो पहले हमें एक दूसरे के साथ होना होगा। वो अपनी सारी बातें साफ तौर पे रख चुका होता है जाओ यू के सामने और जाओ यू भी अब लुओ फैंग की तरफ को देखने लग जाता है। तभी लुओ फैंग का गार्ड भी काफ़ी गुस्से से उसे देख रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जाओ यू ने उसकी कहीं ना कहीं इंसल्ट भी करवाई है। और अब ये दोनों ही गार्ड्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर लुओ फैंग की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर एक दूसरे को इशारा करते हैं, क्योंकि अब ये सोच रहे होते हैं कि लुओ फैंग तो इस लड़के जाओयू को ख़त्म करने की बात को कह देगा और फिर उसे ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन लुओ फैंग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद एकदम से ही जाओयू की आंखों के अंदर हमें एक शेम और रिग्रेट दोनों ही देखने के लिए मिलता है उसके एक्शंस के लिए। लेकिन अभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग जैसे ही अपनी बात को कह देता है तो फिर दोनों ही उसके ऑर्डर को मान लेते हैं और कह रहे होते हैं कि इस मैटर को तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सख्ती के तौर पे लेंगे। और ये कहकर तुरंत ही जाओ यू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जबकि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ा हुआ था। गार्ड भी लुओ फेंग के सामने खड़े होकर कह रहा होता है कि दायलान आपसे माफ़ी चाहता है कि मेरी वजह से यहाँ पर आपके साथ में इतना सब कुछ हो गया। बट लुओ फेंग उसे उठाता है और एज ऑलवेज वो अपने पार्टनर की तरह उसे ट्रीट करते हुए कह रहा होता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर इस स्टेचू को और भी अच्छे से स्टडी करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनके सीक्रेट को समझना चाहता हूँ। तभी वो दायलन से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर पहरेदारी करना। जिसके बाद लुओ फेंग वहीं पर बैठ जाता है और दायलन भी अब वहाँ पर खड़ा हो चुका था और यहाँ पर आसपास एक सील भी लगा देता है, जिससे कि लुओ फेंग की इस ट्रेनिंग को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सके। जबकि हमें जर्ग की तरफ से देखने के लिए मिलता है कि स्पाई यहाँ पर आया हुआ था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा कोशिशों के साथ में आया हुआ था और मैं यहाँ पर ऑलरेडी ह्यूमन की वजह से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। लेकिन अब वो लुओ फेंग को ख़त्म करना चाह रहा होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका ये जो ट्रॉमा है ह्यूमन क्लैन के साथ में वो ख़त्म हो जाएगा। और कह रहा होता है कि लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं इसका एडवांटेज भी नहीं ले सकता और गुस्सा होकर वहीं पर बैठ जाता और कह रहा होता है कि लग रहा है कि लुओ फेंग को ख़त्म करने के लिए मुझे कोई दूसरा ही प्लान बनाना होगा। जिसके बाद वहाँ से हटकर चला जाता है, जबकि लुओ फेंग जो था वो बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये जो स्मॉल बीस्ट गॉड का स्टेचू जो कि मैंने लेकर आया था श्योलो कॉन्टिनेंट की तरफ से, वो एक बीस्ट गॉड है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपने टाइम में रहा होगा और वो एक ओरिजिनल वर्जन रहा होगा। जबकि यहाँ पर मैं जो स्केल्टन देख रहा हूँ वो प्रोबेबली
एक लो लेवल का रेप्लिका हो सकता है जो कि किसी सुप्रीम बीइंग ने बनाया होगा। लुओ फेंग इसे और भी ज़्यादा एनालाइज करने लग जाता है और अपनी पावर का यूज़ करते हुए कह रहा होता है कि ये यहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्स के द्वारा भी सप्रेस नहीं किया जा रहा है। मुझे इसके ऊपर लगे हुए टेक्सचर के बारे में जानना होगा, तभी यहाँ पर इस लार्ज स्टेचू के बारे में मैं समझ पाऊंगा। लुओ फेंग यहाँ पर अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसके टेक्सचर को एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो फिर लुओ फेंग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इसकी बॉडी जो है इस पे कर्व्ड हुए पड़े हैं कुछ 90,000 से भी ज़्यादा कुछ लाइंस जो कि यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं इसके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेडनेस को, जबकि लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अलग भी है। फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि वाकई में इस स्टेचू की जो मिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। डेफिनेटली वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है जिसे लुओ फेंग अभी के लिए तो पूरे तरीके से कभी भी नहीं समझ पाएगा। जबकि लुओ फेंग और गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसके पैटर्न को कार्व करने के लिए लगे हुए थे, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग इसकी मिस्ट्री को और भी ज़्यादा समझ पाएगा। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग इसे जैसे जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के थ्रू कोशिश करवाता वैसे ये प्रोसेस और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कोशिश करे जा रहा होता है और लगातार कार्विंग्स के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर जैसे ही ये पैटर्न कुछ कुछ एक्यूरेट होता है तभी हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है जो कि सारी लो से कनेक्टेड थी। फिर ये देखने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि ये तो युनशन के द्वारा दिए गए इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के अंदर सबकॉन्शियसली यहाँ पर इंटेरोगेट कर रहा है। जबकि हमें मोशा क्लैन की वो बॉडी भी देखने के लिए मिलती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली यहाँ पर कार्विंग को करे जा रहा होता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा थकते हुए भी लगातार इन कार्विंग्स को बनाने की कोशिश करे जा रहा था। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली वो जाकर वहीं पर रुक जाता है। बट इस बार यहाँ पर ही काफ़ी हद तक इसको कॉपी कर पाया था। इवन बबाता भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जाकर हमने थोड़ा सा यहाँ पर ओरिजिनल लॉ ऑफ यूनिवर्स को हिट कर दिया है, जिससे कि अब हमें कुछ फ्लक्चुएशंस भी देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर जैसे ही हिट करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज़ होता है। बबाता तो एकदम उड़ी ही जा रही थी, बट फिर फाइनली जाकर देखती है तो फिर कह रही होती है कि देखो लुओ फेंग, हमने यहाँ पर जैसे ही अपने बीस्ट गोड के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ में यहाँ पर इंटेरोगेट किया है, तभी यहाँ पर फाइनली जाकर ये सक्सेसफुल हो पाया है। और कह रही होती है कि इसकी पावर भी टेरेबली यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही है। ये मेथड वाकई में है तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक, लेकिन लुओ फेंग और बबाता के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होने वाला था। लुओ फेंग कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब जब ये हो चुका है तो फिर अब मुझे यहाँ पर इस 10,000 स्टार सोल कंट्रोल सीक्रेट मेथड को सीखना होगा, जिससे कि मैं यहाँ पर जर्ग मदर नेस्ट को कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और लुओ फेंग अब इसके बारे में ही सोचने लग जाता है। बबाता कह रही होती है कि तुम्हें इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो रिफाइन करना होगा थर्ड लेवल ऑफ 10,000 स्टार सोल कंट्रोल सीक्रेट टेक्निक के 100 स्टार रियल्म को, उसके बाद ही तुम यहाँ पर आगे जा पाओगे। और कह रही होती है कि वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो मिलियंस ऑफ ईयर ले लेती है, जो कि एक सोर्ड मास्टर के लिए, एक स्पिरिचुअल पीक मास्टर बनने के लिए होता है। जबकि और वैसे भी जब से तुमने डीमन साउंड माउंटेन से अपनी इनहेरिटेंस को रिसीव किया है, तुम्हारी जो मेंटल एबिलिटी है वो फ्रीक्वेंसी रीच कर चुकी है 3,200 को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। फिर कह रही होती है कि इससे पता ही प्रोसेस और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लुओ फेंग अभी भी प्रैक्टिस में लगा हुआ होता है, जबकि दायलान यहाँ पर खड़ा हुआ था प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जर्ग का वही बंदा जो कि यहाँ पर 100 ईयर्स से खड़ा हुआ था और उसके सर के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला भी आ चुका होता है। आम के पास भी यही हाल देखने के लिए मिलता है। फिर कह रहा होता है कि लग रहा है कि इसको किल करने का कोई चांस ही नहीं है, मुझे कोई दूसरा तरीका देखना होगा। फिर ये कहकर थक के वहीं पर बैठ जाता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की जो बॉडी थी वो इवॉल्व कर रही होती है और धीरे जैसे ही लुओ फेंग अपनी आइज ओपन करता है तो हमें पता चलता है कि लुओ फेंग ने यहाँ पर थर्ड लेवल ऑफ 10,000 स्टार सोल कंट्रोल सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पर मास्टर कर लिया है, क्योंकि वो यहाँ पर 100 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा था। और
अब यहाँ पर उसकी रिकग्निशन होने वाली थी, क्योंकि अब उसका ब्रेक थ्रू की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी एंड रिकग्निशन को हासिल करने के बाद वो अर्थ पे जाएगा अपने फाइनल काम को रिजॉल्व करने के लिए। जिसके बाद हमें लुओ फेंग की ओरिजिनल बॉडी भी दिखाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इवॉल्वमेंट हो रही होती है। और जैसे ही यहाँ पर लुओ फेंग की रिकग्नाइजेशन यहाँ पर होने लगी होती है, तो फिर लुओ फेंग जो था यहाँ पर फाइनली उसकी ह्यूमन बॉडी रीच कर चुकी होती है एक पीक के 9 रियल मास्टर के ऊपर। तो आप समझ सकते हो उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी। इवन जैसे ही लुओ फेंग हल्का सा हिट करता है तो फिर पूरी की पूरी स्पेसशिप ही हिल चुकी होती है और साथ ही बबाता का दिमाग भी। जिसके बाद लुओ फेंग हल्का सा अटैक करता है तो फिर स्पेसशिप हिलने लगी होती है। फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि ज़रा इसको तो देखो, और हमें उसकी ब्लड डीमन वेन्स देखने के लिए मिलती हैं जो कि चारों ही तरफ उसके बॉडी के मौजूद थी। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो डीमन क्लाउड वाइन है वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी होती हैं रियल मास्टर लेवल के ऊपर, जिससे कि हमें लुओ फेंग का जो लुक है उसमें थोड़ा सा चेंज भी देखने के लिए मिलता है। बबाता उसे बता रही होती है कि लुओ फेंग डीमन क्लाउड वाइन जो है जब इसे कोई भी कल्टीवेटर मास्टर कर लेता है तो ओरिजिनली वो 108 रूट को हासिल कर पाता है और रियल मास्टर की पावर को रीच कर सकता है। लेकिन तुम लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर 216 मिली हुई है, तो फिर ये मेन वन से अलग है और तुम फ्यूचर के अंदर जाकर इनको और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो और ये इवॉल्व भी कर जाएंगे। फिर लुओ फेंग उसको हाथ से टच करके देखने लग जाता है और लुओ फेंग को एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, जहाँ पर लुओ फेंग उसको हौसला देते हुए कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि आगे जाके तुम भी यहाँ पर इवॉल्व करोगी। और उसे सहारा देते हुए कह रहा होता है कि डेफिनेटली यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हें एक इमॉर्टल गॉड बनाने के लिए भी। जिसके बाद यहाँ लुओ फेंग उसे काफ़ी प्यार से भी देखने लग जाता है। करने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि नेक्स्ट बारी अब अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ओर कह रहा होता है कि मैं पिछले 100 सालों से यहाँ पर इस श्वेल्यू क्रिस्टल का यूज़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब वक्त आ चुका। और ये कहकर तुरंत ही उस क्रिस्टल को निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद के साथ में कहता है कि लग रहा है कि इस बार ही काम कर जाएगा। और फिर यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसे तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टल उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक सडन इवॉल्वमेंट उसकी बॉडी के अंदर होने वाली ही थी। और जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो यहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट और लुओ फेंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन करना पड़ता है। सडनली काफ़ी ज़्यादा दर्द लुओ फेंग को फील होने लग जाता है अपनी बॉडी के अंदर और सडनली यहाँ पर इस पेन को फील करते हुए लुओ फेंग कह रहा होता है कि क्या आखिर ये काम कर जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ में जो डीएनए होता है वो श्वेल्यू क्रिस्टल के साथ में मर्ज होने लगा था, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपना आपा खो रहा होता है। वो यहाँ पर न जाने कैसे ही बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि कभी तो वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिरता तो कभी कहीं उसकी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा सडन चेंजेस हो रहे होते हैं कि वो बस एक ही जगह पर रहकर इस दर्द से खुद को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सामना करते हुए देख सकता था। और बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर भी यहाँ पर चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। बबाता लुओ फेंग को समझा रही होती है कि लुओ फेंग तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते, और यही कहते हुए उसको और भी ज़्यादा मोटिवेट करती है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो था उसने यहाँ पर अपनी इवॉल्वमेंट को पूरा कर लिया था और फाइनली जाकर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो श्वेल्यू क्रिस्टल पूरे तरीके से वहाँ पर अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाता है, जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट यहाँ पर इसे अपनी बॉडी के अंदर महसूस करते हुए पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, लगातार अपने हाथों को पटक रहा था। जिसके बाद बबाता लुओ फेंग को थोड़ा शांत करवाती है। फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ, इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है और टाइम इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अगर मैं इसे कंबाइन करूँगा यहाँ पर अपने इन दोनों ही ओरिजिनल वर्ल्ड के इनिटिएट सीक्रेट मेथड के साथ में, तो फिर मुझे लगता है कि ये 110% हो जाएगी। फिर लुओ फेंग इसे सोचकर और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। धीरे धीरे करके अर्थ काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका होता है। दाइलान कह रहा होता है कि योर हाइनेस हम अर्थ के पास आ चुके हैं। फिर इसे देखकर अपना लुओ फेंग कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेनेट है। तो सालों पहले इसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, ये तबाह होने लगा था, लेकिन मैं एक बार फिर इसके साथ में वो सब होने नहीं दूंगा। ये कहकर हमें दिखाया जाता है कि सीन एकदम से ही कट हो जाता है और लुओ फेंग डायरेक्टली ही यहाँ पर आता है अपनी जर्ग हाइव के पास में। जर्ग हाइव के पास पॉइजन इतना ज़्यादा फैल रहा होता है कि यहाँ पर आसपास की बर्ड्स वगैरह तो ऐसे इसकी स्मेल से मर जा रही होती हैं, जबकि यहाँ पर ढेर सारे गार्ड्स वगैरह लुओ फेंग का ब्रदर, उसकी वाइफ और साथ ही यहाँ पर अपने मास्टर ली शैन भी खड़े हुए होते हैं।
न जाने क्यों यहाँ पर वो थोड़ी टेंशन में भी लग रही थी, लेकिन लुओ फेंग और दाइलन दोनों ही इसकी सिचुएशन को चेक कर रहे होते हैं कि आखिर ज़र भाई के अंदर क्या मसला चल रहा है। जबकि यहाँ पर लुओ फेंग एकदम से ही वापस आता है अपनी वाइफ के पास और उसे प्यार से यहाँ पर सहलाने लग जाते, पूछने लग जाते हैं कि ब्रदर, मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर जब तुमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया है ज़र्ग हाइव को, तो प्लीज़ बताइए कि आखिर हम इसे टेम कर सकते हैं या फिर नहीं। लुओ फेंग कहता है कि हम इसे ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि दाइलन, एक काम करो, इन सारे ही लोगों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अब इसकी पूरी की पूरी सेफ्टी को अब अपने हाथ के अंदर लूँगा। ऑल्सो तुम इस बात का ध्यान रखना कि सभी लोग यहाँ पर अच्छे से जाएं। दाइलन तुरंत यहाँ पर शिप को बुला लेता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग ले जाते हैं। और अब लुओ फेंग इस ज़र्ग हाइव के पास अकेला बचा हुआ था। लुओ फेंग थोड़ी हिम्मत करता है और अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के साथ में अब जैसे ही वो अपनी आंखों के सामने देखता है, तो हमें दिखाया जाता है कोड, जिसके अंदर यहाँ पर वो लेडी मौजूद होती है जो कि यहाँ पर ज़र्ग से रिलेटेड है। लुओ फेंग के मेंटल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल भी हमें देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद हमें दिखाई जाती है वो ज़र्ग हाइव जो कि यहाँ पर होती है, और साथ ही इस वूम के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो एग है वो पड़ा हुआ है। लुओ फेंग कह रहा होता है कि लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बिलियंस ऑफ अगली ज़र्ग वॉरियर को जन्म दे सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ज़र्ग क्वीन यहाँ पर सो रही होती है और लुओ फेंग इसकी स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर को सेंस करने लग जाता है। फिर कह रहा होता है कि इसे मुश्किल करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी के साथ में लुओ फेंग जैसे ही यहाँ पर एंटर करता है, तो लुओ फेंग को देखने के लिए मिलते हैं कुछ ढेर सारे एनर्जी कोर्स जो कि यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लुओ फेंग अपनी अवेकनिंग सीक्रेट पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें धीरे करके यहाँ पर अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। फिर ज़र्ग क्वीन की जैसे ही आइज़ ओपन होती हैं, तो फिर लुओ फेंग को भी एक मेंटल शॉक लगता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलते हैं आसपास काफ़ी ज़्यादा अगली सीन्स। लुओ फेंग यहाँ पर देख रहा होता है कि सारे ही कोर्स अब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस के अंदर लुओ फेंग को भी मेंटल पेन का सामना करना पड़ता है और अल्टीमेटली यहाँ पर चीखते चिल्लाते हुए लुओ फेंग जब अपनी आंखें खोलता है, तो वो देखता है कि वो तो एक काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव सी जगह पर आ चुका है। साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहा था, तभी कोई तो उसका पैर पकड़ लेता है। लुओ फेंग वहीं पर गिर गया था और ढेर सारे ज़र्ग एक के बाद एक आकर उसको चारों ही तरफ से पकड़ लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे अपने माइंड के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा, और ये कहकर वो यहाँ पर इन पूरे तरीके से अपनी पावर का यूज़ करते हुए इन सारी ज़ग्स को ख़त्म कर देता है। और उसके बाद चिल्लाते हुए एक बार फिर से वहीं पर आकर खड़ा हो गया था। और उसी टाइम हमें देखने के लिए मिलता है ज़र्ग क्वीन जो कि अब अपनी नींद से जाग चुकी होती है और वहाँ पर खड़ी हुई थी, तुरंत ही फ्लाई करते हुए आ जाती है अपने लुओ फेंग के पास। और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये लुओ फेंग को एकदम से ही पीटना शुरू कर देगी, लेकिन असल में लुओ फेंग ने अब उससे अपने कंट्रोल में पूरे तरीके से कर लिया है और वो लुओ फेंग को ओनर कहकर बुलाती है। इसका मतलब साफ था कि लुओ फेंग यहाँ पर इसे कंट्रोल कर पाया है। फिर लुओ फेंग उससे पूछने लग जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बताती है कि मेरा नाम इरीना है। फिर लुओ फेंग उससे पूछता है कि इरीना, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे ट्राइब के मेंबर्स के साथ में फ़ाइट करने के लिए कहूँगा तब तुम क्या करोगी। तो एक मिनट के लिए तो वो वहाँ पर साइलेंट सी ही हो जाती है और फिर कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर अगले ही सेकंड कहने लग जाती है कि जैसा कि ओनर का आदेश है, मैं इसे पूरे तरीके से ओबे करूँगी। इरीना हर एक तरीके से मास्टर की बात मानेगी। ये सुनने के बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो यहाँ पर इमोर्टैलिटी की तरफ जा सकती है, तो क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या रिसोर्सेज लगेंगे। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि मेरी जो लो एबिलिटी है वो अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुँच गई कि मैं एक इमोर्टल बन पाऊँ, तो मैं इसके लायक नहीं हूँ। और ये कहना भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ ब्रीड करने में ढेर सारे ज़र्ग वॉरियर को। और वो खुद ही यहाँ पर अपनी ट्राइब को तबाह करने के लिए लुओ फेंग को काफ़ी सारे आइडियाज़ देती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक वाइटल फोर्स ही बना लें पूरी की पूरी, तो अब यहाँ पर वो फोर्स हमारी हेल्प कर पाएगी। लुओ फेंग के पीछे हम एक बहुत ज़्यादा ह्यूज बीस्ट भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थे। जिसके बाद लुओ फेंग इन्हें देख रहा होता है, तो उनमें से एक बीस्ट जो था, जिसे बोन बीस्ट बताया जाता है, वो डिफेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और पावरफुल भी था। साथ ही वो ऑफेंसिव रोल को भी यहाँ पर कॉम्बैक्ट की पावर के साथ में अच्छे से कर सकता था। उसके बाद विंग शेडो ज़र्ग जो थे वो एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं और वेरी क्विक होते हैं अपने एक्शन के साथ में, और उनकी बॉडी थोड़ी फ्रेजाइल सी होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर सूटेबल रहेंगे कि एनिमी को हंट किया जाए और उनकी जगह के बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो कह रही होती है कि इन सब में एक और बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर भी है। वैसे तो यहाँ पर हमारे सारे जर्ग वॉरियर जो हैं वो एक्सीलेंट तरीके के फाइटर है, लेकिन के दिमाग में जैसे ही ये आइडिया आता है तो फिर वो उससे पूछने लगा होता है कि अच्छा ये बात है, तो फिर बताओ कि आखिर किस तरीके से इनको चार्ज किया जा सकता है, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन के लिए खाना होता है, इनके लिए भी तो कुछ होगा ही। तभी वो कह रही होती है कि ऐसा करने के 3 तरीके हो सकते। पहला तरीका ये है कि यहाँ पर इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करवाया जाए कॉस्मिक गोल्ड, जिससे कि ये चार्ज हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर वो बता रही होती है कि सेकंड तरीका ये है कि इन्हें मेटल या फिर किसी तरीके का मॉइस्चर ब्लड या फिर रॉ मटेरियल दिया जाए, जिससे कि ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। फिर यहाँ पर सडनली लुओ फेंग के ऊपर कुछ तो आकर गिरता है और असल में ये कॉप्स का भंडार होता है जो कि जर्ग कॉफ थे। फिर कह रही होती है कि अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो फिर इनको रिसाइकिल किया जा सकता है और फिर इस मटेरियल का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ओनर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर ढेर सारे जर्ग कॉप्स को बाय कर लें एक लो प्राइस के अंदर, और ये आपको सस्ते भी पड़ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडिया भी रहेगा। लुओ फेंग इसके बारे में सोच ही रहा था और कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब मुझे अपने कुछ पुराने साथियों से बात करनी ही होगी। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि जर्ग की आई हमेशा ही ह्यूमन रेस के ऊपर रही है और अब यहाँ पर इनके साथ में फ़ाइट करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी आर्मी बिल्ड करनी होगी। और लुओ फेंग यहाँ पर अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी 1 मिलियन वर्ल्ड मास्टर की एक जर्ग आर्मी को बिल्ड करने के बारे में सोच रहा होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा टास्क है। जिसके बाद लुओ फेंग सारा ही काम कंप्लीट कर चुका होता है और इरीना से बातचीत करने के बाद लुओ फेंग सारे ही साथियों को वापस बुलवाता है। सभी वहाँ पर खड़े हुए थे, फिर लुओ फेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। अब मास्टर ली शेन पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ ब्रदर, सारा मसला सॉल्व हो गया। तभी लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा चमकती हुई स्माइल के साथ कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद उसकी वाइफ उससे पूछने लग जाती है कि तुम ठीक तो हो। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने वर्ल्ड के बाकी सारे टॉप 5 मेजर लीडर्स को भी बता दिया है कि अब वो लोग भी चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जर्ग हाई वाला मसला अब हमारे लिए एक थ्रेट नहीं रहा। जिसके बाद ली शेन उसके पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ब्रदर तुम्हें पता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर लुओ फेंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो थोड़ा सा मेलो ड्रामा भी करते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे बिना तो ये अर्थ सर्वाइव भी नहीं कर सकता था ब्रदर। जिसके बाद एकदम से खुश हो जाते हैं। फिर लुओ फेंग की वाइफ उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिनर प्लान किया है और ये एक पार्टी होने वाली है जिसके अंदर हमारी फैमिली होगी। फिर कहती है लेकिन तुम्हें पता है हमारे कुछ पुराने वक्त के बारे में, क्या तुम अपने पास्ट को रिकॉल करना चाहोगी, अपना एक बेटर पास्ट। लुओ फेंग कह रहा होता है कि क्या एंड स्वीट पास्ट आखिर ये है क्या। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है। लुओ फेंग और साथ ही उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने पुराने लुक के अंदर खड़े हुए होते हैं। लुओ फेंग कह रहा होता है कि आखिर तुम ये मुझे पुराने जैसे कपड़े क्यों पहना रही हो जैसे हम पहले पहना करते थे। तभी वो उससे कहने लग जाती है कि क्यों तुम्हें बेटर फील नहीं हो रहा इन पुराने कपड़ों में, और अब तुम एक फेमस पर्सन हो चुके हो, चलो जल्दी से स्पेक्टिकल्स भी लगा लो। जिसके बाद खुद भी वो स्पेक्टिकल लगाती है और लुओ फेंग से कहती है कि चलो अब मेरे साथ। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।